Now we will start the next topic of plant development. Yeah, we can say the next event that takes place during plant development. The second event, that is the germination of seed and seedling development. Now, with proper combination of water, temperature and light, the germination in the seed starts. यानी कि वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होने पर, जब वाटर भी प्रॉपर हो, टेम्परेचर भी अवेलेबल हो, फेवरेबल हो और लाइट भी फेवरेबल हो, और इन तीनों का फेवरेबल कॉम्बिनेशन होने पर सीड के अंदर जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. नाउ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, एट फर्स्ट द सीड कोट एंड रूट प्रोट्रूड आउटसाइड. तो सीड जर्मिनेशन जब होता है, सबसे पहले सीड कोट और रूट बाहर की तरफ निकलते हैं. ठीक है. Root is a part of meristematic tissue that uses the soil content in form of food. Root meristematic tissues का, विभुजोतक कोशिकाओं का वो भाग है जो कि मृदा में उपस्थित जो भी खाना होता है, कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको हम सॉइल कंटेंट बोलेंगे, उनको फूड के फॉर्म में रूट लेता है. ठीक है. इट इज अ पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that uses all the soil content in the form of food. Now, at the tip of root cap present होती है, जो कि basal cell की बनी हुई होती है. Now, when the root becomes 1 to 2 centimeter long, जब रूट की लंबाई 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, the cotyledons breaks the seed coat and expel outside. ठीक है. जब जड़ें 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी हो जाएंगी, तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सीड कोट को फाड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं और उसमें से बाहर निकल आते हैं. द पोर्शन ऑफ जॉइंट बिटवीन रूट एंड कॉटिलेडन ग्रोस फास्टली. तो वो हिस्सा, वो पॉइंट या वो जॉइंट जो कि रूट और कॉटिलेडन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी में से बाहर निकल के आ जाता है. उस हिस्से को हम हुक कहते हैं. राइट. द जॉइंट बिटवीन रूट एंड कॉटिलेडन्स दैट ग्रोस फास्टली एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल. जब मिट्टी में से बाहर आएगा तभी तो हमको नजर आएगा वो हिस्सा, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? हुक कहते हैं. द पार्ट ऑफ हुक दैट इज अटैच्ड विद रूट. तो हुक का वो हिस्सा, वो भाग जो जड़ों से या रूट से जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, उसे हाइपोकोटाइट कहते हैं. आफ्टर द हुक प्रोट्रूड आउट, जैसे ही हुक बाहर निकल के आता है, द ग्रीन कॉटिलेडन्स ऑल्सो कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल. तो उसके पास में जो ग्रीन कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे वो भी मिट्टी में से बाहर निकल आते हैं. द शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स. तो SAM या शूट एपिकल मेरिस्टम की जो कोशिकाएं हैं, इस दौरान उनके अंदर रैपिड डिवीजन होता है और वो डिवाइड करके लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण करती हैं. ठीक है. SAM की सेल्स के अंदर रैपिड डिवीजन होने की वजह से लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है. इन द एक्सिस ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया की एक्सिस पर एक्सिलरी बड पाई जाती है. ठीक है. एक्सिस मतलब टर्मिनल पोजीशन, टॉप पर एक्सिलरी बड पाई जाती है. दैट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ब्रांचेस. तो ये जो एक्सिलरी बड होती है, ये टहनियाँ या ब्रांचेस के निर्माण में मदद करती है. द कॉटिलेडन्स प्रोवाइड्स फूड टू द जर्मिनेटिंग सीड्स. कॉटिलेडन्स का काम क्या है? कि वो जर्मिनेटिंग सीड्स को खाना प्रोवाइड करने का, फूड प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं. कब तक? जब तक कि फर्स्ट लीफ, पहली पत्ती का निर्माण नहीं हो जाता. नाउ इन सीड जर्मिनेशन, जिस समय सीड जर्मिनेट हो रहा होता है, उस समय गिबरलिक एसिड हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राइट. सो गिबरलिक एसिड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन. क्या रोल प्ले करता है? पहला, इट इंड्यूसेस एंजाइम सिंथेसिस इन द सीड्स नेसेसरी फॉर सीडलिंग ग्रोथ. पहला काम तो गिबरलिक एसिड क्या करता है कि सीड्स के अंदर एंजाइम सिंथेसिस को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है,
जो कि जरूरी है सीडलिंग की ग्रोथ के लिए। दूसरा, द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टोर्ड फूड, जो भी सीड के अंदर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करने का काम गिबरेलिक एसिड करता है। और तीसरा, गिबरेलिक एसिड इंड्यूस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जो हेल्प करता है इन क्विक प्लांट डेवलपमेंट, राइट। सो गिबरेलिक एसिड इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को, जिसकी वजह से प्लांट डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर हमने एक आउटलाइन के फॉर्म में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस को शो किया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रॉम द डिवीजन ऑफ जाइगोट से लेकर के एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, लीफ प्राइमोर्डिया, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम के फॉर्मेशन तक। एज यू कैन सी, जाइगोट से हमने डिवीजन शो किया है, देन आफ्टर ग्लोबुलर स्टेज शो की है, देन हार्ट शेप शो की है, एंड देन उसके बाद में किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स का, एम्ब्रियो के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इंक्लूडिंग आरएएम, इंक्लूडिंग शूट एपिकल मेरिस्टम, इंक्लूडिंग शीट कोट, ठीक है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल कहाँ से कैसे फॉर्म हुए हैं, जो हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में अभी तक पढ़ा है उसको हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज एपिकल मेरिस्टम एंड डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ सीड प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्ट्स। ठीक है, जब हम किसी सीड प्लांट की बात करते हैं, उसकी स्टडी की बात करते हैं, तो दो फंडामेंटल पार्ट्स के सीड प्लांट बने हुए होते हैं, द रूट एंड शूट। ठीक है, जैसे ही कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट या सीड प्लांट हमारे दिमाग में आएगा तो हमें क्लिक करेगा फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट। नाउ द ग्रोथ ऑफ शूट अकर्स एट द टिप। ठीक है, शूट की ग्रोथ कहाँ से होती है? टिप पर से होती है, जहां पर ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट हो। नाउ द मेरिस्टम प्रोड्यूसेस लीव्स। मेरिस्टम का काम क्या होता है? पत्तियों का निर्माण करना, एक्सिलरी बड्स का फॉर्मेशन करना, नोड्स और इंटरनोड्स बनाना वेजिटेटिव फेज में। ठीक है, सो ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज द मेरिस्टम प्रोड्यूसेस लीव्स, एक्सिलरी बड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स, वाइल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान एपिकल मेरिस्टम फ्लावर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वेजिटेटिव फेज में तो पत्तियां, बर्ड्स, नोड्स और इंटरनोड्स बनाएगा मेरिस्टम, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान एपिकल मेरिस्टम फ्लावर्स का फॉर्मेशन करता है। द ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ इज गवर्न्ड बाय एपिकल मेरिस्टम। उसी प्रकार से रूट कितनी लंबी होगी, रूट की लंबाई क्या होगी, ये भी एपिकल मेरिस्टम ही गवर्न करता है। नाउ द शूट एपिकल मेरिस्टम इज फॉर्म्ड बिटवीन कोटिलेडन एंड हाइपोकोटाइल। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम या एसएएम का फॉर्मेशन या निर्माण कोटिलेडन्स और हाइपोकोटाइल के बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन कोटिलेडन्स, सॉरी, कोटिलेडन्स के बीच में बनता है, दोनों कोटिलेडन्स के बीच में शूट एपिकल मेरिस्टम बनता है, जबकि हाइपोकोटाइल जो होता है दे आर फाउंड अंडर रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, हाइपोकोटाइल का निर्माण कहाँ होगा? रूट एपिकल मेरिस्टम के नीचे। ठीक है, एपिकोटाइल ऊपर होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के और हाइपोकोटाइल नीचे वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो एसएएम फॉर्म होगा बिटवीन द कोटिलेडन्स एंड हाइपोकोटाइल जो बनेगा वो बनेगा रूट एपिकल मेरिस्टम के नीचे। नाउ इन शूट एपिकल मेरिस्टम या एसएएम में सबसे पहले दो लीफ प्राइमोर्डिया बनते हैं। ठीक है, जब भी शूट एपिकल मेरिस्टम का हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम में दो लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होगा एंड इन देयर एक्सिस, और उनकी एक्सिस पर एक्सिलरी बर्ड्स बनती हैं। ठीक है, नाउ ड्यू टू ऑर्गेनोजेनेसिस, जैसे जैसे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा एपिकल मेरिस्टम में, तीन तरह की टिश्यूज का फॉर्मेशन देखा जाता है, जो कि हैं प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम एंड प्रोकैम्बियम। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी दैट कोटिलेडन के बीच में शूट एपिकल मेरिस्टम या एसएएम का फॉर्मेशन होता है एंड हाइपोकोटाइल के नीचे की तरफ आरएएम या रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम में ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस, जिससे लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि रूट एपिकल मेरिस्टम में ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं देखा जाता। नाउ शूट एपिकल मेरिस्टम में सबसे पहले दो लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है एज यू कैन सी, तथा उनके
आगे की तरफ एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू ऑर्गेनोजेनेसिस इन एपिकल मेरिस्टम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फॉर्म्ड। एपिकल मेरिस्टम में ऑर्गेनोजेनेसिस द्वारा 3 प्रकार के टिश्यूज बनते हैं। पहली टिश्यू है प्रोटोडर्म, दूसरी टिश्यू है ग्राउंड मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज प्रोकैम्बियम। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे प्रोटोडर्म की, जो कि आउटर मोस्ट टिश्यू है। नाउ इट इज द आउटर मोस्ट मेरिस्टमेटिक लेयर ऑफ यंग root apical meristem and shoot apical meristem growing region, which subsequently develops into epidermis, hypodermis and cuticle. तो प्रोटोडर्म जो है ये रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम का सबसे बाहर वाला सेल्यूलर रीजन कहलाता है। राइट, आउटर मोस्ट सेल्यूलर रीजन होता है प्रोटोडर्म। और प्रोटोडर्म जो है इससे एपिडर्मिस का, हाइपोडर्मिस का और क्यूटिकल का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। शूट प्रोटोडर्म जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, जबकि रूट जो है प्रोटोडर्म पर इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट या प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ये हमको याद रखना है दैट शूट प्रोटोडर्म पर इन्वायरमेंट का प्रभाव देखने को मिलेगा। राइट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ये एपिडर्मिस का निर्माण करेगा, जबकि रूट प्रोटोडर्म पर इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाता। The second tissue is ground meristem. It is also known as filling meristem भी हम इसको बोलते हैं। तो हमें याद रखना है ground meristem is also known as the filling meristem. Now it is the precursor of ground tissue system. ठीक है, ground tissue system में सबसे पहले इसी का फॉर्मेशन होता है and it is also known as filling meristem. इसीलिए हम इसको filling meristem भी कहते हैं, which forms different parts, क्योंकि जितने भी भाग हैं बाकी के वो सब इसी से बनते हैं। It has large and thin walled parenchymatous cells. ठीक है, इसकी सेल्स जो है ज्यादातर बड़ी और पेरेंकाइमेटिस यानी कि लिविंग सेल्स होती हैं, which in later stages of development become differentiated into hypodermis, cortex, pericycle, pith and medullary rays. ठीक है, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं बड़ी हैं और थिन वॉल्ड और पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं, और लेटर ऑन हाइपोडर्मिस का कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रे का निर्माण करती हैं। कभी कभी ज़ेरोफिटिक कंडीशन में पेरेंकाइमेटस सेल्स के बजाय स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर देखे जाते हैं, या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन भी इनके अंदर देखा जाता है, बट only under xerophytic condition. Now third tissue is procambium. It is the innermost part of SAM and RAM. ठीक है, SAM का सबसे अंदर वाला या नीचे वाला हम कह सकते हैं, और RAM का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है या मेरिस्टम होती है उसे हम प्रोकैम्बियम कहते हैं। Now it is composed of narrow, elongated, prosenchymatous meristematic cells which develop into primary vascular tissue. ठीक है, तो प्रोकैम्बियम जो है संकरे, इलोंगेटेड, दीर्घित, प्रोसेनकाइमेटस मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और ये प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू के निर्माण में मदद करता है। नाउ इन शूट एपिकल मेरिस्टम, विच शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर पाई जाती है? बिटवीन लीफ प्राइमोर्डिया एंड एपिकल मेरिस्टम के बीच में जो शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है वहां पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है या एक्सिलरी बड पाई जाती है, जैसे कि हमने डायग्राम में पहले बना रखा है। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, और ये कहाँ पर होती है? पत्तियों के नीचे, पत्तियों के बेस पर कई सारे मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर। नाउ आफ्टर स्टडिंग द 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, द नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक या फोर्थ इवेंट जो होता है हमारा वो है सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। राइट, तो एपिकल मेरिस्टम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें डिवीजन के द्वारा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एपिकल मेरिस्टम जो है उसमें जो कोशिकाएं होंगी वो डिवाइड करेंगी या डिवीजन शो करेंगी या विभाजन करेंगी, जिनके द्वारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नाउ एपिकल मेरिस्टम
टिप वाले पोर्शन पर, ठीक है, कंटिन्यूस डिवीजन करता है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर डिवाइड करेगा? एट द टिप, कंटिन्यूसली डिवीजन करेगा। लेकिन इसके नीचे वाली कोशिकाएं जो है, सेल्स जो हैं, उनमें डिवीजन के स्थान पर क्या होगी? ग्रोथ होगी, वहां डिवीजन नहीं होगी। अपर मोस्ट पार्ट पे तो डिवीजन होगी, लेकिन नीचे वाले भाग जो है या नीचे वाली कोशिकाएं जो हैं वो डिवीजन ना करके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे टिश्यू डिफरेंशिएशन के द्वारा ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। नाउ सेल्स में होने वाली ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। कोशिकाओं में जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? अपरिवर्तनीय, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी। अर्थात सेल्स के मास और वॉल्यूम में होने वाली ग्रोथ को हम कम नहीं कर सकते या कम नहीं किया जा सकता। नाउ सेल ग्रोथ के साथ साथ ऑर्गेनोजेनेसिस, सेल ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ में ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हिस्टोजेनेसिस एक रेगुलर पैटर्न में होता है, ठीक है। सेल ग्रोथ के साथ साथ में ऑर्गन का फॉर्मेशन भी होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस भी होगा और हिस्टोजेनेसिस भी एक रेगुलर पैटर्न में देखा जाता है। इस दौरान सेल्स की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होती है, अर्थात सेल वॉल की सरफेस एरिया जो है उसमें वृद्धि देखी जाती है, ठीक है। नाउ टर्गर प्रेशर में कमी आती है, जिससे एंडोस्मोसिस होता है। अब एंडोस्मोसिस होगा, इसके वजह से क्या होगा? सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। नाउ अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में कुछ हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ऑक्सिन, गिबरलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख हार्मोन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के दौरान जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है ऑक्सिन, गिबरलिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड एबीए, जिसे हम एबिसिक एसिड भी कहते हैं। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑक्सिन। क्या काम करता है ऑक्सिन ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन? नाउ ये एक important growth hormone है. It is an important growth hormone that induces the activity of H ions and ATPase molecules of cell membrane. ठीक है, तो ऑक्सिन एक important growth hormone होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन की हाइड्रोजन आयंस, H आयंस तथा ATPase मॉलिक्यूल्स के लिए एक्टिविटी को प्रेरित या इंड्यूस करने का कार्य करता है। नाउ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अधिक H आयंस के अंदर आने से साइटोप्लाज्म की पीएच कम हो जाती है, ठीक है। सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट है, जब वहां से H आयन अंदर आएगा ज्यादा मात्रा में, तो उससे जो साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है उसमें रिडक्शन या कमी देखी जाती है। और सेल वॉल एंजाइम, जिसे हम एक्सपेंसिन बोलते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा H आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, द pH of cytoplasm reduces, ठीक है, and enzyme of cell wall, that is expansin, it gets activated. Now एक्सपेंशन क्या करता है? इट ब्रेक्स द H बॉन्ड्स बिटवीन टू सेल वॉल्स, दो सेल वॉल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको एक्सपेंशन तोड़ने का, ब्रेक करने का, रप्चर करने का कार्य करता है। दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सेल वॉल। नाउ एक्सपेंशन दो सेल वॉल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का कार्य करता है, जिससे सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या एक्सटेंसिबिलिटी एक ही बात है, उसको ये इंक्रीज कर देता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है, जो कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। पहला काम तो ये क्या कर रहा है कि इंड्यूस कर रहा है H आयंस की एक्टिविटी को, जो कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, और ATPase मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को, जो कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। दूसरा, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस के अंदर आ जाने के कारण
कहाँ से? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एच आयंस अंदर आ रहे हैं उससे साइटोप्लाज्म का पीएच कम हो जाता है और एंजाइम सेल वॉल का जो मुख्य एंजाइम है एक्सपेंसिन वो प्रेरित या एक्टिवेट हो जाता है। नाउ एक्सपेंसिन यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को जो कि दो सेल वॉल्स के बीच में उनको जोड़ने का कार्य करते हैं उनको तोड़ देता है, जिससे कि सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है।